वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर जनरल स्टडीज़ अगर आप पेपर में अगर जनरल साइंस करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे आपको NCERT और SCERT का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ ही जो बिहार शिक्षक बहाली थर्ड फेज़ हो या फोर्थ फेज जो अगस्त में होगा, थर्ड फेज जिसकी मार्च में घोषणा हो चुके हैं, इसके अलावा STET है, ये 2024 से रिलेटेड है, सक्षमता परीक्षा या 17वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा से अगर आप रिलेटेड हैं तो इन सारे वीडियो को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको NCERT और SCERT आधारित प्रश्न मिलेंगे। चलिए, आज इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में हम लोग देखेंगे जो GS वाला पार्ट है, उसमें देखेंगे कि 3 पिन, जैसे आपने देखा होगा प्लग में जो 3 पिन होता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। 3 पिन के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो सबसे लंबी पिन जुड़ता है ये सबसे ऊपर वाला सिरे से। तो इसको क्या कहते हैं? आधार सिरा, सजीव सिरा, उदासीन सिरा या किसी भी सिरे से। तो इसको कहते हैं आधार सिरा या अर्थ सिरा, आधार सिरा या अर्थ सिरा। ठीक है, आधार सिरा या अर्थ सिरा। आइए यहाँ पे अब जरा हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में सोशल साइंस, साइंस का हो, आपको यहाँ पे बहुत सारा जो व्याख्या देखने को मिल रहा होगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो व्याख्या को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए, 3 पिन प्लग में क्या क्या होता है? एक होता है सजीव, ठीक है, एक होता है उदासीन और एक होता है आधार। ठीक है, दोनों एक साथ रहने वाले सिरे के फेज में उदासीन तार को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन को अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, अर्थ को जोड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए कि स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है करचल ऐठन से, बैटरी से, द्रव्य क्रिस्टल से, हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से। ऐसे रिस्ट वॉच होते हैं जो स्वचालित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से होते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत क्या होता है कि अगर इसको 2 से 3 दिन तक अगर आप नहीं फिर यूज करते हैं, कलाई पे अगर नहीं बांधते हैं, तो ये स्वतः क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। ठीक है, स्वतः क्या होता है? बंद होता है ये। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम वाष्प सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन सा वाष्प? सोडियम वाष्प। किस प्रकाश के लिए? सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। सोडियम वाष्प सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सस्ते होते हैं सोडियम वाष्प। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद गुजरने पर ये विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, C नंबर देखिए कि आंखों के लिए शीतल है या चमकदार रोशनी देते हैं। जो स्ट्रीट लाइट के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वह कौन सा उसमें फिलिंग होता है? तो सोडियम का फिलिंग होता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद गुजरने पर भी ये विभक्त नहीं होते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए इसका व्याख्या जरा देख लीजिए। व्याख्या क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का व्याख्या। तो बिहार शिक्षक बहाली थर्ड फेज हो या फोर्थ फेज हो, सक्षमता हो, तो आप बिल्कुल इन सारे वीडियो को आप ज़रूर देखें। वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो NCERT और SCERT का बिहार 7th फेज से बना हुआ है, बिहार 2nd फेज से बना हुआ है। तो और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सब सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं। तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिए क्वेश्चन को, बहुत आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलिए आइए व्याख्या क्या कहता है जरा देखिए। स्ट्रीट लाइट में समान बल्ब को यूज नहीं करते हैं, सोडियम वाले फिलिंग वाले बल्ब का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सामान्य बल्ब के तुलना में सोडियम वाला जो बल्ब होता है यह 10 गुना ज़्यादा प्रकाश देता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रकाश चाहिए, तो इस कारण से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। तो सड़कों पर इसलिए क्या उपयोग होता है? सोडियम का लैंप यूज होता है। टंगस्टन धातु के ऑक्सीकरण अवरोधी के लिए आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं उसमें जो धातु लगा रहता है वह टंगस्टन धातु होता है। तो टंगस्टन धातु के ऑक्सीकरण अवरोधी के लिए इसमें निर्वात कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी निर्वात के बजाय उसमें ऑर्गन और नाइट्रोजन जैसे गैस को भर दिया जाता है, ऑर्गन या नाइट्रोजन जैसे गैस को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बल्ब में जो भरा जाता है वह कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन या नाइट्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन। और फिर थर्मोस्टेट वह यंत्र है। तो थर्मोस्टेट क्या है? ऊष्मा को मापता है, तापक्रम को मापता है, किसी निकाय के तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय के दाब को स्वनियंत्रित करता है। तो ठीक है, किसी निकाय के तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है और यहाँ पे किसी निकाय के दाब को स्वनियंत्रित करता है, या ये किसी भी निकाय के तापक्रम के स्वनियंत्रित करता है। इसका C इसका सही आंसर हो गया। चलिए आइए देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए कि कथन A और कारण R। खतरे के सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। तो आप जानते होंगे कि न्यूटन के वर्ण चक्र में श्वेत प्रकाश कितने भागों में बंट जाती है? प्रिज्म में 7 भागों में बंटती है, 7 रंग में ये बंट जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसका तरंग दैर्ध्य होता है वह रेड का होता है और सबसे कम जो होता है वायलेट का होता है, बैगनी का होता है
और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल पे लाल का या बोर्ड पे भी जो लाल कलर आप देख रहे होंगे तो आपको ये देखने में ज़्यादा इसमें आपको कंट्रास्ट लग रहा होगा, तो इसीलिए इसको लाल रंग का, क्योंकि ये इंडिकेशन को ज़्यादा क्लियर कर देता है। तो पहला कथन जो है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। अब देखिए कि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, दूसरा नंबर बात कर रहा है। अब देखिए कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका परिकिरणन सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो परिकिरणन उसका क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहीं से हमारा स्टेटमेंट मिल गया कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन कर किया जाता है तो देखना और सुनना दोनों एक साथ शुरू होता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट है। देखना, जब टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो पहले पिक्चर आएगा या पहले साउंड सुनाई देगा। अब देखिए बी कहता है कि सुनना तुरंत सुनाई देता है लेकिन देखना बाद में दिखाई देता है, क्योंकि देखने में कुछ अभ्यास का समय चाहिए। ठीक है, देखना तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन सुनना बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलता है। डी कहता है कि यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। अब यहां इसका आंसर क्या होगा जरा देखिए। ऑप्शन ए है कि सुनना और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या क्या कहता है कि टीवी के स्विच ऑन करने पर सुनना और देखना दोनों एक साथ शुरू होते हैं क्योंकि ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश के कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक है, ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। लेकिन इस कमी को समाप्त किया जा सकता है कैसे? जब टेलीविज़न में हम लोग ऑडियो स्क्रीनाइज़र लगा दें। टेलीविज़न में क्या लगा दें? ऑडियो स्क्रीनाइज़र। अब के जो टीवी आते हैं उसमें ऑडियो स्क्रीनाइज़र लगा हुआ रहता है, तो इस त्रुटि को दूर कर लिया जा सकता है। क्या लगाकर? ऑडियो स्क्रीनाइज़र लगाकर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से एक अनुपरमाणु कण नहीं है। निम्नलिखित में से एक अनुपरमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन जो है ये अनुपरमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन, 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये अनुपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर। लेकिन इसका जरा व्याख्या देख लीजिए। अनुपरमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं या अणु से छोटे होते हैं, या अणु से छोटे होते हैं। ये स्टेबल पार्टिकल है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए 8 नंबर। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती है ना टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिक से, पॉलीमर से, प्रोटीन से। तो सी इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमर से। अगर आप अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप ज़रूर, अगर कोई सुझाव होगा तो आप उसे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए, पॉलीथीन जो आप देख रहे हैं ये पॉलीथीन पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। पॉलीथीन पर अम्ल क्षार, एसिड और बेस का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि एथिलीन के अणु आपस में क्रिया करते हैं जिसके कारण इसका विनाश नहीं होता है, जिस कारण से पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एथिलीन जो है NC2H2, एथिलीन, इसको उच्च ताप एवं दाब पर पॉलीथीन में बदला जाता है। तो C2H4N ये आपका पॉलीथीन हो गया। और एथिलीन कैसे कन्वर्ट होता है? किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर पे। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन। व्याख्या में इस हाइड्रोजन के बारे में हम लोग देखेंगे। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की ही महत्ता था, इंपॉर्टेंस था। 3/4 75% हाइड्रोजन था यूनिवर्स के निर्माण के समय, और 1/4 1/4 यानी 25% हीलियम था। अद्यतन स्थिति कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन के जलन, कुछ हाइड्रोजन जो है सो ज्वलन हो गए और अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। हाइड्रोजन गैस की खोज 1800, देखिए यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? तो हेनरिक कैवेंडिश ने खोज। लेकिन हाइड्रोजन का नाम किसने हाइड्रोजन रखा था यह भी पूछता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड में जो है वह क्या है, कौन सा गैस है? हाइड्रोजन है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ब्रह्मांड निर्माण हुआ था उसमें हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस था। 1866 में हेनरिक कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा था। अब देखिए यहाँ पे
यह स्वतंत्र अवस्था में ज्वालामुखी पर्वतों से निकली गैसों में उपस्थित रहता है। स्वतंत्र अवस्था में, देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र अवस्था में कहाँ होगा, संयुक्त अवस्था में कहाँ होगा, तो दोनों को देखेंगे। स्वतंत्र अवस्था में ज्वालामुखी पर्वत से जब ये निकलता है तो हाइड्रोजन कैसी अवस्था में होता है, स्वतंत्र अवस्था में। अब आगे देखिए संयुक्त अवस्था में किस कंडीशन में होगा। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का अधिकतम मात्रा ऑक्सीजन के साथ जल में उपस्थित होता है। इसके अलावा अम्ल, क्षार, एसिड, बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हाइड्रोकार्बन इत्यादि में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन का नाम लेवाइजर ने रखा था, ठीक है। कैवेंडिश ने इसे खोजा था और लेवाइजर ने हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए यहाँ पे 10 नंबर। बीपी मापने के लिए कौन से यंत्र को, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। बी इज राइट आंसर, स्फिग्नोमीटर। ये आपका बीपी वाला हुआ, तो जो 120/80 होता है तो ये होता है सिस्टोलिक। क्या होता है, सिस्टोलिक, और ये होता है डायस्टोलिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका स्फिग्नोमीटर से ही मापा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, व्याख्या जरा इसका देखिए। टेकोमीटर क्या होता है। टेकोमीटर होता है घूमते हुए पहियों की गति मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्याख्या को आप बिल्कुल नजरअंदाज न करें। तो टेकोमीटर घूमते पहियों की गति को मापने के लिए। बैरोमीटर, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर की एक बात और आप जान लीजिए कि जब वायु दाब, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो बैरोमीटर का जो पारा होता है वो नीचे गिर जाता है। ये भी प्रश्न पूछा है बीपीएससी टीचर में, गिर जाता है। बैरोमीटर का जो दाब अगर मीटर गिरता है तो इसका मतलब कि जो वायुमंडलीय प्रेशर है वह बढ़ गया है, साइक्लोन वगैरह का इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। सुअर को मानव रिहायशी इस क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। पिग। तो पिग को मानव रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचा जा सकता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरस जीवित और मृत दोनों अवस्था में होता है, ठीक है, जीवित और मृत दोनों अवस्था में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आइए करिए यहाँ पे। सामान्य मानव के शरीर का तापक्रम क्या होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट। सी इज राइट आंसर, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। 1861 ईस्वी में जर्मन चिकित्सक कॉल रिनहोल्ड ने और अगस्त वुडरिच ने 1,00,000 व्यक्तियों के तापमान का रिकॉर्ड रखा था। बाद में इन्होंने घोषित किया कि जो मनुष्य का शरीर का स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है वह कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे हम लोग देखते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस वह तापक्रम है, -40 डिग्री सेल्सियस वह तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान रूप से पठन होता है, ठीक है। यह भी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पठन बराबर हो जाता है, ठीक है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर कितना, -40 डिग्री सेल्सियस। तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे हम लोग को इसमें से निकल गया। एक समान मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में, एक समान मनुष्य का तापमान सेंटीग्रेड में, और दोनों का पठन समान प्रदर्शित हो। चलिए आइए, यूरिनल में, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली एक गंध होती है, वह गंध क्या है। कार्ब, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो देखिए ये अमोनिया होता है, जो यूरिन से निकलने वाला दुर्गंध का मुख्य कारण अमोनिया होता है। अब आइए कि यूरिन में होता क्या क्या है। तो यूरिन के पास नाक में चुभने वाले गंध का कारण है अमोनिया, गंध का कारण है अमोनिया। इसके प्रमुख संगठक के रूप में जो यूरिन होता है, पानी होता है 95%, सोडियम 0.4%, अमोनिया 0.05%, फॉस्फेट 0.6%, यूरिया 2%, क्रिटनिन, सल्फेट, यूरोवैलिनोजन और कास्टस, ये सब भी होते हैं अपने कुछ प्रतिशत में। तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया 2%, अमोनिया 0.05%, और इसी के कारण दुर्गंध आता है यूरिन से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के कमी से घेघा रोग होता है। बहुत बार क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि घेघा रोग जो होता है ये आपके आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर या घेघा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है, ठीक है। मिल्क में मिठास आने का कारण है लैक्टोज, माइक्रोज, सुक्रोज, कैरोटीन। लैक्टोज, ठीक है। दूध में मिठास आने का कारण क्या है, लैक्टोज है। व्याख्या को भी जरा यहाँ पे देखेंगे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज क्या है, यह भी एक कभी अगर दूध से ना पूछ दे कि प्राकृतिक शर्करा के रूप में क्या है, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। तो यहाँ प्राकृतिक शर्करा के रूप में, प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन सा मिलता है, लैक्टोज मिलता है।
और यही दूध में मिठास का क्या होता है, कारण होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक गलत कथन का चयन करें। अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर, जरा ध्यान से इसे देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन क्या है, किसी पिंड का भार विषुवत पर सर्वाधिक होता है। देखिए भार और द्रव्यमान को जरा समझिएगा। भार परिवर्तित हो सकता है, भार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप एक क्वेश्चन को करते होंगे कि पृथ्वी पर से कोई व्यक्ति जब चंद्रमा पे जाता है तो वह अपने आप को भारहीनता महसूस करता है। कितना, 1/6। कितना, 1/6। लेकिन उसका द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह भारहीनता का अनुभव करेगा। ठीक है, किसी पिंड का भार विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। एक पिक्चर के माध्यम से पहले हम लोग विषुवत रेखा को समझ लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भाग जो होता है, ये लाइन जो होता है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इस लाइन को कहते हैं। पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। अब ध्रुव, देखिए ध्रुव कहाँ हुआ, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का गुरुत्वीय भार वह भार होता है जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, और यह बल पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उसकी स्थिति पर यह निर्भर करता है। इसमें 3 व्याख्या सही है, एक व्याख्या गलत है। व्यक्ति सबसे ज्यादा भारहीनता का अनुभव करेगा किस पर, तो वह भारहीनता का अनुभव करेगा विषुवत रेखा पर। ध्रुव की अपेक्षा विषुवत रेखा पे वो अपने आप को कम भार महसूस करेगा। व्याख्या जरा देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल, विषुवत रेखा पर, अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसी प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा, सर्वाधिक अधिक होगा। 17 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट AC और दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट DC। इसे जो AC को DC में जो कन्वर्ट करने का काम करता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेक्टिफायर करता है। कौन, रेक्टिफायर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनीकरण के द्वारा, संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए व्याख्या जरा देखिए। सूर्य के अधिकांश भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 71%। यह भी प्रश्न पूछता है। सूर्य में सर्वाधिक जो है वह कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कितना प्रतिशत, 71%। और हीलियम कितना है, 26%। अधिक ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक का संचयन हीलियम के नाभिक में होते रहता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ताप और प्रकाश की ऊर्जा मुक्त होती है। 2 छोटे न्यूक्लियस से संयुक्त होकर बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए ध्यान रखिए, 2 छोटे न्यूक्लियस से संयुक्त होकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। भूमंडलीय उष्मन यानी जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, किसके सांद्रता के कारण, तो ऑप्शन है यहाँ पे ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता की। नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर, तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ण रूप से भार, तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है, कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। देखिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु में लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल का ये बना होता है। मिश्र धातु में क्या बना होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल। चलिए, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु प्रदूषक क्या है। जो व्हीकल होते हैं उसमें जो निर्वातक का सबसे अविषालु मोस्ट टॉक्सिक प्रदूषक क्या है, तो वह लेड है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, वाहन का सबसे विषैला क्या है, लेड है। निम्नलिखित युग्म में सुमेलित नहीं है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन, शुष्क बर्फ बोलते हैं इसे, शुष्क बर्फ। तो ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड गैस केमिकल वार में पॉइजनिंग का ये काम करता है, पॉइजनिंग लिक्विड है। टेफ्लॉन क्या है, फ्यूलरीन पॉलीमर्स है। और फ्यूलरीन क्या है, फ्यूलरीन कार्बोनिक कंपाउंड्स है। तो इसमें जो गलत आप देख रहे हैं वह डी नंबर गलत है। फ्लोरीन जो है ये फ्लोरीन कार्बोनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहाँ पे
धान के खेत से निकलने वाला गैस मीथेन होता है। ऑप्शन भी यहाँ पे आपका मीथेन है, CH4। चलिए आगे 26 नंबर। पेड़ की आयु को पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ के वलय की संख्या से गणना करके, पेड़ की शाखाओं से गणना करके, उसकी ऊंचाई को माप के। तो जो उसका धड़ होता है, पेड़ का जो मोटाई होता है, तो उसमें जो वलय रिंग आया हुआ रहता है, तो उस रिंग की संख्या से पेड़ की आयु की गणना किया जा सकता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर जरा देखिए। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में, नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये कहाँ पे? ब्लू ग्रीन एल्गी, धान के खेतों में। ठीक है, किसके खेतों में? धान के खेतों में। 28 नंबर देखिए कि किसी शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका के विभाजन, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और कई गंभीर बीमारियों पर शोध के केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? तो बड सेल, रेड सेल, एंजिकल सेल, स्टीम सेल। तो इसे कहते हैं स्टीम सेल। स्टीम सेल क्या होता है? कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है। स्टीम सेल कुछ एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होता है जिसके किसी भी अंग में विकास की क्षमता होती है, जो टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रखता है। 29 नंबर। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम ल्यूगोमिनेसेरम, राइजोबियम जैपानिकम, राइजोबियम फेजियालाई, राइजोबियम टाइफाइली। इसका आंसर हो जाएगा सी, राइजोबियम जैपेनिकम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 30 नंबर आइए। फल पकने में सहायक हार्मोन क्या है? जिबरेलिन, मार्फेक्टिन, इथिलीन और आईबीएम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अभी। फल को पकाने में इथिलीन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। 30 क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू आप मेरे प्लेलिस्ट पे बने रहें, देखते रहें। बहुत सारा वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे NCERT SCERT आधारित। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।